है। उसका शीर्षक है गोलमेज सम्मेलन, विफलता से संविधान के निर्माण तक का सफर। जी, बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जो हमारा मूल विचार है वो यही है कि 1930 के दशक की वो 3 ऐतिहासिक बैठकें जिन्हें विफल माना गया, उन्होंने अनजाने में ही सही स्वतंत्र भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। सही कहा। और पीडीएफ के पहले ही पन्ने पर एक बहुत ही दिलचस्प चित्र है। हाँ, वो जो गोलमेज वाला चित्र है। बिल्कुल, जहां एक गोलमेज धीरे धीरे भारत के संविधान के पन्नों में बदलती हुई दिखाई गई है। देखिए, ये चित्र ही इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि कैसे उन बैठकों के मेज से निकले विचारों ने आगे चलकर एक महान देश की नींव रखी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दस्तावेज के अनुसार इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी सम्मेलन से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े अपमान से होती है। आइए पीडीएफ के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो है साइमन कमीशन, 1927 से 1930 का दौर। जी, ये वो दौर था जिसने भारतीय राजनीति में एक उबाल ला दिया था। और यहाँ मैं दस्तावेज में बने एक बड़े से लाल रंग के शून्य की ओर ध्यान खींचना चाहूंगी। ये जो बड़ा सा लाल शून्य है, ये भारतीय सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। मतलब 7 ब्रिटिश सांसद और भारतीय एक भी नहीं। बिल्कुल। ये एनालॉजी अगर मैं दूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति के भविष्य और उसके करियर को तय करने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई जाए, लेकिन उस व्यक्ति को ही कमरे से बाहर लॉक कर दिया जाए। सही कहा, आपके भविष्य की चर्चा हो रही है लेकिन आपकी अपनी आवाज की कोई जगह नहीं है। ये महज एक प्रशासनिक भूल नहीं थी, ये भारतीयों के स्वाभिमान पर एक सीधा वार था। हाँ, और पीडीएफ में साफ लिखा है कि बिना भारतीयों के भारत का कानून बनाने की इस कोशिश से बहुत गहरी ठेस पहुंची। और इसका तत्काल प्रभाव क्या हुआ? पूरे देश की सड़कों पर साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। बिल्कुल, और एक और बड़ा बदलाव हुआ। राजनीति में युवाओं की एक नई पीढ़ी सामने आ गई। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, उनका उग्र नेतृत्व उभर कर सामने आया। अब बात छोटी-छोटी रियायतों की नहीं थी, अब पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी थी। अच्छा, इस पीडीएफ में एक हेडिंग है, साइमन रिपोर्ट, दिखावे की आजादी और ब्रिटिश कूटनीति। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, या जिसे डायरकी कहते हैं, उसे खत्म कर स्वायत्ता का वादा किया गया था। हाँ, यही तो वो कूटनीति थी जिसे दिखावा कहा गया है। सुनने में लगता है कि भारतीयों को सरकार चलाने की ताकत दे दी गई है। तो असली पेच कहाँ फंसा था? असली पेच था गवर्नर के विशेषाधिकारों में, जिन्हें डिस्क्रेशनरी पावर्स कहा गया। चुनी हुई सरकारें तो थीं, लेकिन अगर गवर्नर को कोई फैसला पसंद नहीं आया तो वो उसे अपनी मर्जी से पलट सकता था। अरे वाह, मतलब चाबी दे दी लेकिन स्टीयरिंग अपने पास रखा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और इसके अलावा भी संप्रभु शक्ति यानी सॉवरन पावर अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही थी। हाई कोर्ट्स पर पूरा ब्रिटिश नियंत्रण था। और पीडीएफ में ये भी जिक्र है कि सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से साफ इनकार कर दिया गया था। हर किसी को वोट देने का हक नहीं था। हाँ, कुछ गिने चुने अमीरों को ही वोट देने का अधिकार था। और सबसे बड़ी बात, समाज को बांटने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की सिफारिश को बनाए रखा गया। तो इस रिपोर्ट ने आज़ादी का एक भ्रम तो दिया, लेकिन सारी चाबियां ब्रिटिश सरकार ने अपनी ही जेब में रखीं। और इसी कूटनीति ने भारत में उबाल ला दिया, जो हमें दस्तावेज के अगले चरण तक ले जाता है। 1930 का लंदन बुलावा। बिल्कुल, साइमन कमीशन के भारी विरोध ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। दस्तावेज बताता है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड बहुत घबरा गए थे। जाहिर है, भारत में हालात बेकाबू हो रहे थे और इसी दबाव में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। हाँ, इतिहास में पहली बार ब्रिटिश शासक और भारतीय प्रजा शासक और शासित के रूप में नहीं मिले, वो बल्कि बराबरी के स्तर पर एक गोलमेज पर मिले। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, इसमें रियासतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे लोग शामिल हुए। जी। उद्देश्य था भारत के राजनीतिक भविष्य पर आमने सामने बैठकर सीधी चर्चा करना। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दस्तावेज में एक बहुत ही रोचक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन को लेकर। इसे बिना दूल्हे की शादी कहा गया है। हाँ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ थी ही नहीं। वही तो,
जब दस्तावेज साफ बता रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जेल में थे, वो वहां थी ही नहीं, तो क्या ब्रिटिश सरकार को ये नहीं पता था कि ये पूरी कवायद पूरी तरह विफल होने वाली है? देखिए, ब्रिटिश सरकार ओवर कॉन्फिडेंट थी। वे कांग्रेस को किनारे करके बाकी सभी गुटों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। अच्छा। हाँ, लंबी बहसें हुई, लेकिन अंत में ब्रिटिश सरकार समझ गई कि कांग्रेस के बिना कोई भी फैसला जमीन पर लागू करना मुमकिन ही नहीं है। तो मतलब दूल्हे को मेज तक लाने के लिए एक पुल की जरूरत थी। बिल्कुल सही। और वही पुल हमारे पीडीएफ के अगले पन्ने का घटनाक्रम है। हाँ, जिसे दस्तावेज द ब्रिज गांधी इरविन समझौता कहता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। जी, इसमें दोनों पक्षों को समझौते करने पड़े। कांग्रेस ने वादा किया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करेंगे और दूसरे सम्मेलन में भाग लेंगे। और अंग्रेजों ने क्या वादा किया? अंग्रेजों ने वादा किया कि दमनकारी अध्यादेश वापस लिए जाएंगे और जो अहिंसक राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाएगा। तो इसके बाद शुरू होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, और इसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर लंदन गए। जी, और गांधी जी की मुख्य मांग बहुत स्पष्ट थी। वो केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन चाहते थे। लेकिन पीडीएफ में यहाँ एक बहुत अहम ग्राफिक है। एक दीवार दिखाई गई है जिसके बीच में एक बहुत बड़ी दरार है, और इसे नाम दिया गया है टकराव का केंद्र, पृथक निर्वाचिका। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा ही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। हाँ, और पीडीएफ दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल तटस्थ रूप से सामने रखता है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की मांग है। उनका तर्क था कि सदियों के क्रूर शोषण के कारण दलितों को सवर्णों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनके सच्चे प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचिका अनिवार्य है। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का कड़ा विरोध था। उनका मानना था कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। मतलब उनका डर था कि अलग निर्वाचिका से समाज हमेशा के लिए राजनीतिक रूप से बंट जाएगा। बिल्कुल। गांधी जी को लगा कि इससे समाज के भीतर से छुआछूत मिटाने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। तो जब भारतीय आपस में ही इस इतने अहम मुद्दे पर उलझ गए, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ब्रिटिश सरकार ने इस मतभेद का फायदा उठाया? बहुत बड़ा फायदा उठाया। हाँ। ये तो उनकी पुरानी फूट डालो की नीति के लिए एक सुनहरा मौका था। मतलब उन्होंने खुद को अलग कर लिया। जी, जब उन्होंने देखा कि भारतीय नेता सांप्रदायिक मुद्दों पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जब आप लोग ही सहमत नहीं है तो हम सत्ता कैसे सौंपें। ओहो। तो जो मुख्य संवैधानिक सुधार होने थे वो तो कहीं पीछे ही छूट गए। बिल्कुल पीछे छूट गए। सारा फोकस सिर्फ इसी बात पर रह गया कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। और इसी भारी मतभेद का जो नतीजा हुआ वो पीडीएफ के अगले ग्राफिक से एकदम स्पष्ट होता है। इसमें एक वापस मुड़ता हुआ तीर दिखाया गया है। हाँ, जिसे खाली हाथ वापसी और दूसरा निराशाजनक अंत कहा गया है। महीनों की चर्चा के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सिर्फ कुछ समितियां बन गईं और अंग्रेजों ने अपनी चाल चलते हुए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी NWFP और सिंध नाम के 2 नए मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने का प्रस्ताव रख दिया। जी, और जो डोमिनियन स्टेटस की मुख्य मांग थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। तो नतीजा ये हुआ कि गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे और आते ही उन्होंने आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। और चक्र पूरा हो गया। बिल्कुल, चक्र पूरा हो गया। गांधी जी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और हालात वापस 1930 वाले हो गए। जी हाँ, और इसी माहौल में तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। लेकिन ये तो महज एक औपचारिकता ही लग रहा है। दस्तावेज में लिखा है कि मात्र 46 प्रतिनिधि इसमें गए थे और कांग्रेस को तो आमंत्रित ही नहीं किया गया था। कांग्रेस के बिना तो ये बैठक सिर्फ एक रस्म अदायगी ही थी। अब देखिए, अगर हम पीडीएफ के इस पूरे हिस्से को देखें तो ये मुझे एक पूर्ण विफलता का चक्र दिख रहा है। सब कुछ घूम फिर कर शून्य पर वापस आ गया। तो फिर सोचने वाली बात है कि हम इन 3 विफल सम्मेलनों का इतना विस्तृत अध्ययन क्यों कर रहे हैं जब कुछ हुआ ही नहीं। यही तो इस इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे हमें सुलझाना है। जो सतह पर हमें विफलता दिख रही थी वो दरअसल ब्रिटिश नौकरशाही की फाइलों में एक बहुत बड़े बदलाव का ड्राफ्ट बन रही थी। क्या सच में? जी, जब राजनेता मेज पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे तब अधिकारी और नौकरशाह चुपचाप उन सभी चर्चाओं को कागजों पर उतार रहे थे।
एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार हो रहा था। अरे वाह! और अब हम दस्तावेज के उस सबसे महत्वपूर्ण चित्र पर आते हैं, जो सच में एक आहा मोमेंट है। पीडीएफ में इसे द मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। मैं इसके बारे में बताती हूँ। बिल्कुल बताइए। इस चित्र में एक फनल या कीप बनी हुई है और ऊपर से उसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन RTC 1, 2 और 3 डाले जा रहे हैं और नीचे से मार्च 1933 का श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर निकल रहा है। और यही श्वेत पत्र वो दस्तावेज था जो आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य आधार बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दस्तावेज यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 1935 का ये अधिनियम ही आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इसी अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है। और शक्तियों का बंटवारा भी। बिल्कुल। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये सब इसी कानून से आया। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब हमारे वर्तमान संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधान हूबहू या थोड़े बदलाव के साथ इसी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। सोचिए, उस समय भारतीय नेता कितने निराश होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया। और अंग्रेज सोच रहे होंगे कि उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जी, लेकिन उसी दौरान अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार कर दिया जिसे बाद में आजाद भारत ने अपने संप्रभु संविधान के रूप में अपना लिया। मैं तो पीडीएफ की इस लाइन को शब्दशः दोहराना चाहूंगी। इसमें लिखा है, तात्कालिक विफलता असल में भविष्य के भारत की एक मजबूत नींव बन रही थी। और यही इस गहन अध्ययन का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को संक्षेप में समेटते हैं। हमने साइमन कमीशन के उस शून्य से शुरुआत की, फिर हम 3 तनावपूर्ण गोलमेज सम्मेलनों से गुजरे, हमने वो बिना दूल्हे की शादी देखी, गहरे वैचारिक टकराव देखे। जी, और अंत में हम 1935 के अधिनियम रूपी उस ब्लूप्रिंट तक पहुंचे जिसने स्वतंत्र भारत का संविधान गढ़ा। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले पीडीएफ के आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, इतिहास के पन्नों से एक सवाल या व्हाट इफ। ये श्रोताओं के लिए सोचने का एक बहुत अच्छा विषय है। ओह, इतिहास को पलटकर देखने का नजरिया। हाँ, सोचिए